तो मनोज सिंह ही क्यों इसका मतलब उद्भेदन कर रहे हैं और लोग इसमें क्यों नहीं आ पाए सामने? इसमें बहुत लोग कहते हैं लेकिन लोग डरते हैं। आज एक पत्रकार कल गए थे तो उनसे कहा कि राजदेव बहुत लिखते थे तो कहाँ चले गए मालूम है ना? धमकी। आप लोग पत्रकार हैं, जी जी जी, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, सच्चाई को सही को आप लोग उजागर कर देता है, तब इसको क्या कहिएगा? तो कौन आएगा सामने? रही बात दूसरी, आपने कहा कि इतना देर अब क्यों चुप रहा है, तो इस पैसे को भरने के लिए जो रामायण चौधरी के नाम पर पैसा है, इसको भरने के लिए श्रीमान चेयरमैन रामायण चौधरी अपने बेटे के नाम पर 4 करोड़ का अप्लाई किए हैं लोन के लिए, और एमडी भागे हुए हैं छुट्टी लेकर के। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद। बड़ा मुद्दा बनता है करप्शन, और इस करप्शन पे शायद कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए क्योंकि आम आदमी को शायद ये लगता है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आम आदमी को मतलब बहुत होता है इससे। ना समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि सरकार जो है कि आम आदमी के टैक्स से चलती है, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इस विकास का पहिया जो है कि एक आम आदमी के दिए हुए टैक्स से चलता है। लेकिन अगर वही टैक्स हमारे विकास के नाम पे अगर बलि चढ़ा दी जाती है तो उसमें आम आदमी को ही नुकसान होता है, सरकार को तो होता ही है। हम बात करेंगे आज सिवान की, कि सिवान में एक नया मुद्दा अभी गर्म हुआ है, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के। अभी जिस तरीके से बात चल रही है, हालांकि हम कोऑपरेटिव अध्यक्ष को ले लेते हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी के अच्छे नेता हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, मनोज सिंह जी, आप मेरे साथ हैं। और आज हम इस मुद्दे पे इनसे बात करेंगे, जिस तरीके से 2 दिनों से एक ट्रेंडिंग खबर चल रहा है, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, तो इस सारी बारीकियों को, इन पेचीदगियों को हम समझना भी चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी समझाएं। तो बहुत स्वागत है आपका इस 24 न्यूज़ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे आपके दर्शकों को। मैं एक बात अभी, चूंकि मेरे जहन में बात सवाल आ रहा था, खैर मैं सवाल आपसे पहले ले लेता हूं कि जो ये कोऑपरेटिव का मामला है, चूंकि आप भी चेयरमैन रह चुके हैं इसका और इसको आप बहुत बारीकी से समझते भी हैं, लेकिन अभी जो मामला आपने जो लाया है सामने, इस मामले का क्या मतलब है, ज़रा इसको पहले हम लोग बता दीजिए। देखिए, मतलब स्पष्ट है कि कोई भी संस्था का मालिक चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और MD नहीं होता है, मैनेजर नहीं होता है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव का जो बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक किसानों द्वारा निर्मित बैंक है और किसान इसके शेयर होल्डर है। बिहार सरकार भी इसमें शेयर होल्डर है। बिहार सरकार और किसान के शेयर से बनाया गया ये संस्था है, ये किसान हित में काम करने के लिए। लेकिन किसान हित में काम करने के लिए चुनाव भी होता है, पैक्सों द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता है। लेकिन प्रेजेंट चेयरमैन श्री रामायण चौधरी जी, जिनका मेरे समय में 2014 में मैंने 25 लाख का CC किया था, 25 लाख लिमिट का CC किया था और उसी के हिसाब से उन मोर्गेज ज़मीन का किया गया था। उस 25 लाख के अगेंस्ट में 2022 चल रहा है। एक तो RBI का जो रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है कोऑपरेटिव का, उसके तहत उनको लोन लेना नहीं चाहिए किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को, लेकिन उन्होंने लोन को कंटिन्यू रखा। नहीं, एक मिनट सर, यहीं पे हम आपको रोकेंगे कि जब आपने उनको लोन सैंक्शन किया तो वो तो आपका कार्यकाल था, उस वक्त आपसे उन्होंने मतलब ले लिया, मॉर्गेज आपने लिया होगा। अब उसके बाद उनका कार्यकाल कब शुरू होता है, इसको पहले बताइए, ताकि उससे समझ में आ जाता है कि हाँ उनको नहीं लेना चाहिए या उस वक्त उनको छोड़ देना चाहिए था। देखिए, 14 में मैंने उनको CC किया, बिल्कुल, और 18 में जनवरी में वो चेयरमैन बने। इस बीच 18 जनवरी के बाद उनको स्वतः उनका बैंक अकाउंट बंद होना चाहिए, लोन अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, लेकिन लोन अकाउंट कंटिन्यू में रहा। चलिए, 25 लाख तक विड्रॉ की, कोई बात नहीं, लेकिन ये 18 आते आते 20 आते आते वो अपने आप स्वतः बिना बोर्ड और MD के अप्रूवल के वो स्वतः 2 करोड़ तक पहुंच जाता है। और 2 करोड़ का जो इंटरेस्ट होता है समय समय पर डेबिट होता है, नामे पड़ता है और उसको जमा कर लिया जाता है
वो ऑटो होता है ऑटोमेटिक नहीं, मैनेजर के द्वारा। जी। इसमें 42,38,000 का अमाउंट बनता है 18 से लेकर 2020 तक इंटरेस्ट ये गमन किया गया है, बैंक को नुकसान पहुंचाया गया। ठीक। आम पैक्स अध्यक्ष अगर लोन लेता है 5,10,000 तो उस पर 15% 16% इंटरेस्ट चार्ज होता है। होना तो इन पर भी चाहिए, लेकिन इनको डेबिट होता है, लेकिन उसको कंप्यूटर से मैनेजर के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये अमाउंट लगभग 42 लाख रुपया होता है। मजे की बात यह है कि 2020 के बाद ये अमाउंट बढ़कर 3 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़ तक जाता है जी। लेकिन 20 से लेकर 2022 तक 1 रुपया भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। ये लगभग अमाउंट 2-2.5 करोड़ रुपया होता है। तो इस प्रकार से टोटल अमाउंट जोड़ दिया जाए तो लगभग 7-7.5 से 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि जैसे आपने कहा कि लगभग 18 से लेकर के और 22 तक जो इनका मतलब रहा, तो खैर इन्होंने जमा नहीं किया, तो इस बीच में बोर्ड की कभी बैठक होती थी कि नहीं? चूंकि आप भी रह चुके हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर 3 महीने पर 4 महीने पर बोर्ड की बैठक होती है, लेकिन उसको बोर्ड में प्रोड्यूस नहीं किया गया होगा, या बोर्ड में प्रोड्यूस किया होगा, बोर्ड अगर इंटरेस्ट माफ करने का आदेश दिया होगा तो उसके लिए बोर्ड भी जिम्मेवार होगा। तो इंटरेस्ट जब माफ कर देगा तो फिर सिस्टम तो इनका चलता नहीं रहेगा। पर बिजनेस बैंक तो घाटे में चली जाएगी ना। अगर इंटरेस्ट माफ करना है तो अपने शेयर होल्डर को, अपने पैक्सों को, जो पैक्स से राइस खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, उन पर इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है, उनको माफ करना चाहिए ना। कि चेयरमैन के लोन को माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी 25 लाख के अगेंस्ट में 5 करोड़ 7 करोड़ रुपये निकलता है। ये तो सीधा सीधी घोटाला है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इन्होंने मतलब देखा जाए तो पूरे सिस्टम पे खड़ा होकर के उसके अंदर, चूंकि चेयरमैन का एक बड़ा पोजीशन होता है, तो इन्होंने एक बड़ा सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है। आरबीआई के जो नियम होता है उसको भी उसका उल्लंघन हुआ है। पूरी बोर्ड का जो है अगर देखा जाए तो पूरी सिस्टम को इन लोगों ने माखौल उड़ाया है। तो आगे क्या हो सकता है खास करके इन सारे चीज़ों में? आप मीडिया के आदमी हैं, आप अगर किसी बैंक में 50 शेयर 1 लाख रुपये 50 लाख से ऊपर जाएंगे विड्रॉ करने के लिए, तो आपका भी आधार लिया जाएगा, और 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा तो आपको कैश दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन इसमें इनके द्वारा 17 लाख 15 लाख रुपये कैश विड्रॉ किया गया है, जो स्पष्ट प्रमाण है। 10 लाख 15 लाख 17 लाख इस तरह से कैश लिया गया, जैसे किसी हमारा घर का, मेरे पिताजी का बैंक है, इस तरह से दुरुपयोग किया गया है और मैनेजर द्वारा दिया गया। ये बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, छोटा सा सवाल इसी पे हम ले लेते हैं कि जो सारा आप आरोप लगा रहे हैं तो इसका कोई पुख्ता सबूत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, न्यायालय में भी देंगे, जांच एजेंसी को देंगे, ये पुख्ता सबूत है मेरे पास। आपने कहा कि 17 लाख की निकासी हुई है, 18 लाख की निकासी हुई है, 1 लाख की निकासी हुई है, तो सवाल है कि ये निकासी किस सेशन में हुआ है, जरा इसको बताइए पहले। लगातार हुआ, तो जेल पीरियड में भी इनके द्वारा चेक दिया गया और निकासी हुआ है, जबकि जेल से बिना जेलर के, सुपरिटेंडेंट के दस्तखत के कुछ भी नहीं निकलता, इवन वकालतनामा नहीं निकलता है। वकील को अपना बहस करने के लिए अथराइज करते हैं तो चेक, उस पर दस्तखत जेलर का जरूरी होता है, और इनके द्वारा चेक दिया गया और पैसा विड्रॉ किया गया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या? आप जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो फिल्म देखते थे तो फिल्म में तो काल्पनिक चित्र दिखलाया जाता था, लेकिन आप जिस चीज़ को बता रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि सिवान में इस तरीके का मामला अगर है सामने तो फिर अभी तक छुपा कैसे रहा? अरे भाई, तो चेयरमैन के डर से मैनेजर, एमडी सारे लोग चेक दिए, पास हो गया। प्रशासन भी चेक भाई, तो एमडी डरा हुआ है, हमारे स्टाफ बैंक के डरे हुए हैं, तभी तो चेक 15 लाख का 17 लाख का पास करते गए। 2 दिन के अंदर करोड़ 10-10 लाख का 10 बार विड्रॉ किया गया है 2 से 3 दिन के अंदर। जबकि कोरोना काल में एक आम आदमी 1,000 रुपये के लिए बैंक में दम तोड़ देता था, और वहां इन लोगों को, सफेद पोश लोगों को लाख रुपए की निकासी हुई है, और बगैर किसी एविडेंस का ऐसा संभव होता क्या? अब तो हुआ है, हमारे ये कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है। किसानों की गाढ़ी कमाई रखी गई है, आज बैंक एनपीए हो जाता है, ये सेक्शन 11 में चला जाता है, आरबीआई रोक लगा देती है, तो क्या होगा किसानों का? क्या होगा पैक्स अध्यक्षों का जो धान खरीदने के लिए किसानों को धान खरीदते हैं और चेक देते हैं? कैसे सीमान का विकास होगा? चेयरमैन ने डायरेक्ट पैसा निकासी किया है, प्रेशर दे करके मैनेजर पर, और इस तरह का पैसा निकासी किया। ये घोटाला, स्पष्ट घोटाला है, 7.5 करोड़ का ये घोटाला है। एक गंभीर सवाल उसके बाद जी बोलिए। उसके बाद 2019-20-21 में स्टाफिंग कंपनी के स्टाफ को
अपने स्टाफ को नहीं, जो स्टाफिंग कंपनी से आउटसोर्सिंग है, जी जी जी, हायर किया जाता है। हायर किया गया है, उनको 30% अर्थात 3 साल में लगभग 110% सैलरी में वृद्धि की गई है, पैसा लेकर के। 9वां महीना में बैठक की जाती है और अप्रैल चौथा महीना से उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है। चौथा महीना से पैसा बढ़ाया जाता है, 9वां महीना में बैठक होती है, अर्थात 5-6 महीने 6 महीने का अंतराल में। ये पैसा सीधी बढ़ोतरी का पैसा चेयरमैन और एमडी के द्वारा लिया गया है कर्मियों से। ऐसा पावर होता है क्या कि चेयरमैन के पास? नहीं, ऐसा कोई पावर नहीं है। ऐसा तो दुनिया में कहीं होगा ही नहीं कि 3 महीने में जो 10,000 लेता होगा उसका 23,000 सैलरी हो जाएगा। ऐसा तो कहीं है नहीं। वो भी दूसरे के आउटसोर्सिंग को हम कैसे बढ़ाएंगे? वही बात है, जो बैंक के कर्मी है, जो मतलब परमानेंट है, उनका नहीं बढ़ा है। परमानेंट का तो इतना बढ़ने का सवाल ही नहीं है। ये भारत सरकार बैंक का नवाड आदेश ही नहीं देगा, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये इसके पीछे क्या खेल हो सकता है? बस प्रोन्नति की, खास करके बाहर के जो हायर किया गया। ये संतोष झा जो एमडी थे, वो बहुत बड़े माफिया, उन पर बहुत बड़ा आरोप है, इसलिए उनका प्रमोशन नहीं होता है। दरभंगा का कोऑपरेटिव बैंक वो खा गए, सिवान आए डीसीओ बन करके, लेकिन वो भी खा गए। सिवान में जितना गलत काम हुआ है लगभग मैक्सिमम उनके रीजन में हुआ है। अब फेक किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में लोन हुआ है जो 70 लाख डूब गया। ये तो वो अब समझिए कि फेक किया, जो बोर्ड किया, बोर्ड पनिश होगा, बोर्ड को देना पड़ेगा इस पैसे को कि कैसे आपने किया। इतना बड़ा घोटाला सिवान में हुआ है सर? किसान विकास पत्र फर्जी, हाँ। 60 लाख का, उसके अगेंस्ट में 45 लाख लोन किए। वो 45 लाख 2 से 3 दिन के अंदर उठ गया, विड्रॉ कर लिया गया कैश में। 5-5 लाख रुपया 5 बार 6 बार 7 बार में कैश दिया गया, जबकि ऐसा नहीं करना है। बैंक मैनेजर की गलती है कि 5-5 लाख रुपया, हमारे पास स्टेटमेंट है मनीष द्विवेदी चक्री के, और वो पैसा कैश निकासी हुआ है और उसमें चेयरमैन डायरेक्ट इन्वॉल्व है। उसमें 50% कम से कम पैसा चेयरमैन लिया है और इस लोन को किए हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आप इस चीज़ को अब क्यों उजागर कर रहे हैं? इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? पहला सवाल। और इसी में एक और सवाल बनता है कि इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे चीज़ देखा जा रहा घोटाला, तो मनोज सिंह ही क्यों इसका मतलब उद्भेदन कर रहे हैं और लोग इसमें क्यों नहीं आ पाए सामने? इसमें बहुत लोग कहते हैं लेकिन लोग डरते हैं। आज एक पत्रकार कल गए थे तो उनसे कहा कि राजदेव बहुत लिखते थे, तो कहाँ चले गए मालूम है ना? धमकी। आप लोग पत्रकार हैं, जी जी जी, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, सच्चाई को सही को आप लोग उजागर करते हैं। अब आप पत्रकार को धमकी देता है तब इसको क्या कहिएगा? तो कौन आएगा सामने? रही बात दूसरी, आपने कहा कि इतना देर अब क्यों चुप रहा है, तो इस पैसे को भरने के लिए, जो रामायण चौधरी के नाम पर पैसा है, इसको भरने के लिए श्रीमान चेयरमैन रामायण चौधरी अपने बेटे के नाम पर 4 करोड़ का अप्लाई किए हैं लोन के लिए, और एमडी भागे हुए हैं छुट्टी लेकर के, ताकि उस पैसे को बेटे के नाम पर लेकर के इसको जमा कर दें। और मनोज सिंह उजागर कर दिए, तो उस पैसे को जमा करने के लिए अभी फाइल बढ़ा हुआ है। तो बैंक के जो लोग जुड़े हुए हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, चाहे जो भी शेयर होल्डर है, उन्होंने कहा कि अगर इसको नहीं रोकिएगा तो छपरा की स्थिति हो जाएगी। छपरा में आज 20 साल से बैंक बंद है। हीरालाल राय जी एमपी थे, चेयरमैन थे वहाँ के, ख़त्म हो गया बैंक। तो बैंक जब डूब जाएगा, संस्था ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा? मैं तो 5 साल एमएलसी रहा हूँ, 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। कोई माई का लाल पैदा हो खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपया हम लिए हैं किसी से जिसका लोन किए उससे, या पैक्स अध्यक्ष जो भी लोग हैं, कोई खड़ा होकर कह दे उस दिन मोछ उड़वा लेंगे। इतना हम चैलेंज करते हैं। चलिए सर, इस बेबाकी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन इसी के साथ एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि जो अभी तो कोऑपरेटिव बैंक का सामने आ रहा है, इस तरह से कई ऐसी संस्थाएं होंगी जो इतना लंबा गेम होता होगा, खेल होता होगा, तो आप समझ लीजिए कि लगभग अरबों खरबों का सरकार का जो है कि नुकसान किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि और चीज़ों पर उस तरह का मामला जो आ रहा है वो उजागर हो पाएगा क्या? देखिए, उजागर करना, हम तो चूँकि कोऑपरेटिव मेरा बेस है, जी, हम लोग राजनीति शुरू किए कोऑपरेटिव के माध्यम से, और कोऑपरेटिव हम लोगों के रग रग में है। जी। हम लोग किसी पद पर जाएं न जाएं, कोऑपरेटिव में रहेंगे। और कोऑपरेटिव जात पाति धर्म राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ गया। जी। हम लोग जब बैठते हैं कोऑपरेटिव वाले, तो राजद के भी लोग रहते हैं, कांग्रेस के भी लोग रहते हैं, भाजपा के भी लोग रहते हैं। हम लोग का एक अलग जमात है। तो हम लोग कोऑपरेटिव के
रग में हम लोगों में समाया हुआ है। और ये कोऑपरेटिव की संस्था जो सीवान में एक है, ये ख़त्म ना हो जाए। हमारे पूर्वजों ने 1919 में इसकी स्थापना की थी। उस समय बैंकिंग दुर्लभ चीज था। जी बिल्कुल, कोऑपरेशन करके बनाया गया। कोऑपरेटिव के द्वारा कोऑपरेशन करके गांव-गांव के संभ्रांत किसानों से पैसा लेकर के जमा कराकर इसकी स्थापना हुई। उसमें बिहार सरकार ने अपना शेयर दिया और तब इसकी स्थापना हुई। ये ऐसा कालखंड आता है कि डूबते उतराते रहता है। मैनेजमेंट सही आया तो मजबूत हो गया, मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ तो थोड़ा सा लुढ़क गया। लेकिन अब अगर इसको नहीं बोला जाएगा तो ये संस्था सीवान की डूब जाएगी और हमारे पैक्स अध्यक्ष, हमारे किसान मर जाएंगे, छपरा की स्थिति होगी और न जाने क्या क्या होगा। और ये आपने 1919 का आपने जो बताया कि उस वक्त इसका स्थापना हुई थी कोऑपरेटिव बैंक का। तो जिस कोऑपरेटिव बैंक को इतना खूबसूरत बनाया गया था, खास करके बिहार के मतलब लोगों के विकास के लिए, खास करके किसानों के विकास के लिए, तो इसका ऑपरेशन जिस तरीके से किया गया, आज इसको हम ऑपरेशन ही कहेंगे कि आपने खुलासा किया है, तो बीच में कभी ऐसा दौर आया है कि नहीं कि कम से कम चलिए बिहार का इसके विकास के पैमाने में इसको जोड़ा गया था, या कि हमेशा इसके साथ खिलवाड़ ही किया गया, खास करके कोऑपरेटिव बैंक के साथ, इसलिए हम लोग हमेशा देखें कि वो मरने स्थिति पे ही रहा है वो। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक पूरे देश में महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत मजबूत है जी। नोटबंदी के समय उत्तर प्रदेश में चूंकि एक ही परिवार के लोग स्टेट कोऑपरेटिव से लेकर जिला में काबिज थे, तो नोटबंदी के समय नोट का एक जो एक्सचेंज हुआ जी, हाँ, विशेष पार्टी के द्वारा, डिमोनेटाइजेशन हुआ, हाँ, विशेष पार्टी के द्वारा जो एक्सचेंज किया गया, उसमें कोऑपरेटिव बैंक बहुत बदनाम हुआ। ठीक है, खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बिल्कुल। तो कोऑपरेटिव बैंक बदनाम हुआ। कोऑपरेटिव बैंक का दौर खराब अच्छा रहता है, मैंने पहले कहा। मैनेजमेंट अगर मजबूत आता है तो सुधर जाता है, और मैनेजमेंट गड़बड़ आता है तो बिगड़ जाता है। मरने वाला चीज़ नहीं है कोऑपरेटिव। मैंने कहा कि जब नेशनलाइज बैंक नहीं था, भारतीय स्टेट बैंक नहीं था, सिर्फ रिजर्व बैंक होगा, जब गुलाम देश था, उस समय कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। इसी सीवान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छे उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई, आज अपने चरम पर था। लेकिन जब ठेपा छाप लोग उसके नियम और कानून को नहीं समझेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, और जब चेयर पर बैठेंगे तो उसकी धज्जियां उड़ाएंगे और स्टाफ को गाली देंगे, स्टाफ को डरवाएंगे कि हमारे बेटे के नाम पर कर दो 5 करोड़, हम निकालेंगे, हम मालिक। अरे मालिक तुम नहीं हो यार, मालिक तो सीवान जिले का किसान है जिसका शेयर तुम्हारे यहाँ जमा है। अच्छा सर, आपने कहा कि अंगूठा छाप जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो जाहिर है कि इस तरह का मौका ही क्यों मिलता है कि वैसे लोगों को हम ऐसे संवैधानिक पद पे बिठा देते हैं जहां कहीं ना कहीं हमारे ही आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, हमारे सिस्टम के साथ खिलवाड़ होता है, और हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो हम ऐसा क्यों चुन लेते हैं? मैं ये बात गुस्से से कह रहा हूँ कि अंगूठा छाप, संविधान में 2-3 आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। एक तो आयु सीमा होनी चाहिए। प्रोफेसर का आयु सीमा है, डॉक्टर का आयु सीमा है, हर सेना का आयु सीमा है, और राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है। ये भी होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं, इस आयु के बाद आप रिटायर होंगे, नई पीढ़ी आएगी नई ऊर्जा के साथ और नया काम करेगी। आपकी पार्टी पे भी लागू होता है, सब पर लागू होता है। मैं बेवाक बोल रहा हूँ, इसमें कोई नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि एजुकेशन का मिनिमम एजुकेशन फिक्स होना चाहिए। एक सिपाही के लिए, एक चपरासी के लिए हम आयु सीमा और एजुकेशन फिक्स कर देते हैं, और एक चेयरमैन, एक एमएलए, एक एमएलसी, एक सांसद के लिए हम नहीं फिक्स करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अब रही बात कि हम उसी में हम भी हैं, आगे कहाँ तक जाइएगा आप इसमें? नहीं, हम इसमें कहाँ जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। रिजर्व बैंक इसको गवर्निंग बॉडी है, इसको देखेगी, नवाड देखेगी, और जो लोग गलत काम किए हैं वो सब लोग आएंगे, कोई बचने वाला नहीं। इज्जत में सभी लोग आएंगे। अब देखिए, आउटसोर्सिंग से 18 लोगों की अभी बहाली हुई है। जी। आउटसोर्सिंग से, और उन लोगों से 5-5 लाख रुपया लिया गया है। ये भी पता है? हमारे पास लिस्ट है, पता नहीं है ना। 18 लोगों की बहाली हुई है आउटसोर्सिंग से, डायरेक्ट नहीं बहाल कर सकते हैं। कंपनी एजेंसी से हम 18 लोगों को लिए, जी, उनको बहाल करके विभिन्न कामों पर रख दिए, उनका सैलरी निर्धारित नहीं हुआ, और उनसे 5-5 लाख रुपया ले लिएगा। 18-5 90 लाख रुपया चेयरमैन के द्वारा अभी लिया गया है। 3-4 लोगों को मान लिया जाए, छोड़ दिया जाए, तभी 10-15 लोगों से पैसा लिया गया है और ले करके अपॉइंटमेंट किया गया है। उनका आयु कितना है, उनकी आयु कितनी है? स्टाफिंग कंपनी से वो हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। देने वाला भी बेवकूफ़ है और लेने वाला का तो खैर
सुभान अल्लाह। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि मनोज सिंह ने जो बेबाकी इन्होंने अपनाया, खास करके चाहे एजुकेशन हो या करप्शन हो या सिवान का डेवलपमेंट हो, जिस तरीके से इन्होंने कहा, हालांकि ये भी चेयरपर्सन रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा घटना को उद्भेदन किया है, ये वाकई में चिंता वाली विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखना है कि जिस तरीके से इन्होंने उद्भेदन किया है, इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास हर वो चीज़ का सबूत है, वक्त आएगा तो मैं उसे दूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि सिवान के विकास का, जो सिवान का विकास बार बार हम लोग बात करते हैं, वो बिल्कुल ठप पड़ा है। कहीं ना कहीं इस तरह का कांड हर एक ऐसे बड़े सेक्टर में हो रहा है शायद, जिसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। चलिए, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना बड़ा घटना को सामने लाया। अब देखना है कि इसमें क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।